गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। जुड़ जाइए, अधिक से अधिक मात्रा में सभी लोग जुड़ जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें। हम लोग एग्रीगेट कवर कर रहे हैं और इस वीक में एग्रीगेट को कवर करके ब्रिक भी कवर कर लिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद से सैटरडे को मैंने क्वेश्चन का सेशन सोचा हुआ है जो आपसे मैं बता रखा था। ये है मेरी प्लानिंग इस वीक की। चलिए ठीक है, तो ये है शपथ बैच जेईई 2023-24 को जो भी टारगेट कर रहे हैं उसके लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं और इसके अंदर एग्रीगेट चैप्टर कवर कर रहे हैं। एग्रीगेट में फर्स्ट टॉपिक जो था कि टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स, ये छोटी मोटी जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो हमने कवर कर ली। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है एग्रीगेट चैप्टर के अंदर, फाइनेस मॉडल्स, उसको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज रवि प्रताप राव, मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और इस सेशन के अंदर हम लोग आज फाइनेस मॉडल्स स्टार्ट कर रहे हैं। को हमने ये देखा कि एग्रीगेट जो है क्यों ले रहे हैं आप, क्या रीजन है। अगर ले रहे हैं तो साइज के बेसिस पे कितने टाइप के, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, शेप के बेसिस पे राउंडेड, इरेगुलर, उसके बाद से हमने क्यूबिकल बोला उसे, या फिर आपने जो है एंगुलर एग्रीगेट बोला, फिर फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट। फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे पता करेंगे, ये सारी बातों पे हमने काम कर लिया। ठीक है, अब बात करें हम लोग एक सेकेंड। ओके, तो क्या होता है फाइनेंस मॉडल। फाइनेंस मॉडल्स आप ना सॉइल मैकेनिक्स में भी देखते हो, आप यहाँ पे भी देख रहे हो। तो होता क्या है फाइनेंस मॉडल्स, नाम से अगर देखा जाए तो फाइनेस यानी इस पार्टिकल जो भी यूज कर रहे हैं आप, चाहे एग्रीगेट हो चाहे कुछ भी हो, जो भी पार्टिकल यूज कर रहे हैं उसके कोर्सनेस और फाइननेस को डिफाइन करता है। कोर्सनेस और फाइननेस को डिफाइन करता है क्या, फाइनेंस मॉडल्स। इस बात को समझे हम लोग। So it is used to indicate the fineness and coarseness of aggregate in absolute terms. यानी एब्सोलूट टर्म्स में फाइननेस और कोर्सनेस को डिफाइन करेगा ये। अब कैसे पता किया जाएगा, इस बात को समझते हैं हम लोग। फाइननेस मॉडुलस इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ cumulative percentage of aggregate retained over different sheaves divided by a constant generally taken as 0। यानी इस बात को ऐसे समझा जाए, अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो फाइननेस मॉडुलस क्या है, इट इज अ समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज weight retained divided by a constant and that constant is here 100। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फाइननेस मॉडुलस। इसे बोला जाता है फाइननेस मॉडुलस। क्लियर है बात। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए कि सर ये कैसे बता रहा है फाइननेस और कोर्सनेस को, या क्या मतलब है इस बात का, इस बात को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन, इफ 20 kg of coarse aggregate is sieved through 80 mm, 40 mm, 20, 10, 4.7, 2.36, 1.18, 600 micron, 300 micron, 150 micron standard sieves and the weight retained over are 0 kg, 2 kg, 8 kg, 6 kg, 4 kg respectively, the fineness modulus of the fine aggregate is एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस आपको बताना है। ठीक है सर, निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए बात क्या है, जैसे ये सीब है, ये सीब्स है 80 kg, 20 kg, सॉरी 40 kg है ना, 40 kg,
20 kg, क्या लिख रहा हूं मैं, सीप का साइज अगर देखा जाए तो वो क्या है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, इस तरीके से सीप के साइज हैं 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, इस तरीके से। यानी ये जो सीप्स हैं कुछ इस तरीके से होंगे, सामने से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे आप, कुछ इस तरीके से दिखेंगे आप। देखा भी होगा आपने शायद, कई सारे शिप्स हैं, इसमें एग्रीगेट ले जाएंगे तो वो एग्रीगेट अच्छे से चेक किया जाएगा तो अपने साइज के बेसिस पे एग्रीगेट कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। तो जहां पे भी रिटेन हो रहे हैं उसकी वैल्यू भी दे रखा है क्वेश्चन में कि 0 kg रिटेन हुआ है 80 mm पे, 2 kg रिटेन हुआ है 40 mm पे, इस तरीके से वैल्यू दे रखा है। तब इसका फाइनेस मॉडुलस निकालना है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये पेज भी छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे सीप सेट कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर रिटेन्ड वेट दे रखा है, रिटेन्ड वेट इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 80 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर सीप का साइज है, 20, 10, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, ये सीप सेट है। अब इसके ऊपर जो है ये वेट रिटेन हो रहा है। वेट कितना रिटेन हो रहा है 0 kg, फिर कितना था 2 kg, 0 kg, 2 kg, 864, 8 kg, 6 kg, 4 kg। नीचे क्या रिटेन हो रहा है, एक्चुअली ये कोर्स एग्रीगेट है तो ऑब्वियस सी बात है कोर्स एग्रीगेट का साइज यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी इन्हीं के बीच में होगा। नीचे कुछ बचा होगा क्या 0 0 0 0 0, नीचे कुछ तो बचा नहीं होगा। ठीक है, अब आपको फाइनेस मॉडुलस निकालना है। तो फाइनेस मॉडुलस क्या होता है, फाइनेस मॉडुलस होता है समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। वेट रिटेन्ड दे दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, फिर उसका क्यूमुलेटिव करिए, फिर समेशन करिए, फिर 100 से डिवाइड करिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज वेट रिटेन्ड, इसको परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये कैसे हो जाएगा, चलिए कन्वर्ट करते हैं। 0 kg 0% हुआ, टोटल कितने हैं 20 kg है ना, 20 kg कोर्स एग्रीगेट है। अब इस 20 kg में 2 kg रिटेन हुआ है, कितना परसेंट रिटेन हुआ है, 2/20 इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो यानी कितना हुआ 10%। ठीक है, 20 kg में 8 kg कितना परसेंट हुआ 40%, 6 kg कितना परसेंट हुआ 30%, 4 kg कितना परसेंट हुआ 20%, 0 kg कितना परसेंट हुआ 0%, 0%, 0%, 0%, 0%। ये परसेंटेज वेट रिटेन्ड हो गया। अब इसका क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव करना है। क्यूमुलेटिव करते हैं, तो क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। क्यूमुलेटिव में नीचे वाली वैल्यू क्या करने लग जाएंगे हम लोग, ऐड करने लग जाएंगे, ऐड करते जाइए। तो 0 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50, 50 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80, 80 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 में 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 में फिर 0 100, 100 में फिर 0 100, फिर 0 100, फिर 0 100, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन जो निकाला है आपने, अब इसका समेशन करना है। आप समेशन कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, समेशन करेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 140, ये निकल करके आ जाएगा कितना 740। अब इसे डिवाइड करना है किससे 100 से, तभी तो फाइनेस मॉडुलस निकल करके आएगा। तो
फाइनेंस मॉडुलस क्या हो जाएगा 740 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स फाइनेंस मॉडुलस ऑफ दैट एग्रीगेट इज 7.4। ये आंसर आया आपका, ये होता है फाइनेंस मॉडुलस। तो ये एब्सोल्यूट टर्म में बता रहा है 7.4। एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखें सीव सेट, अगर देखें तो ये जो सीव सेट है ये अगर दिखाया जाए, इसे 1 नंबरिंग करें, आप 1 नंबरिंग करें तो ये है कुछ इस तरीके से। तो ये एक तरीके से ये बता रहा है कि अगर 1 से 10 ले रहे हैं तो एब्सोल्यूट टर्म में 7.4 यानी इसके आसपास होगा। एक आइडिया दे रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब यही हुआ कि इसके आसपास एग्रीगेट का साइज है, एवरेज साइज है, ऐसा बोला जा सकता है। यानी 20 टू 10 mm के बीच में कुछ साइज होगा। ये एक एब्सोल्यूट टर्म में रेफरेंस दे रहा है, बता रहा है कि एग्रीगेट जो आप यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या होगा। समझ में आया क्या बात मैं बोल रहा हूं? अब देखिए ये जो आया हुआ है एसएससी जेईई 2016 या 17 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो इस तरीके से आपको करना था। अब ऑब्जेक्टिव में समझ रहे हैं, एसएससी जेईई के टाइम ज़्यादा लेगा ये, तो ऐसे क्वेश्चन टाइम रहे तभी करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, लालच बुरी बला है। ठीक है, अगर जल्दी कर सकते हैं 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट तक अगर समय ले सकते हैं, हो सकता है तो करिए, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन टाइम रहे तभी करिए, नहीं तो मत करिए। आते हुए क्वेश्चन भी कभी कभी छोड़ने पड़ जाते हैं, लंबा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो क्यों करें हम। ठीक है, आगे और बात समझते हैं। अभी जो फाइनेंस मॉडुलस आपने निकाला है, ये फाइनेंस मॉडुलस अलग अलग एग्रीगेट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फाइनेंस मॉडुलस फॉर कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडुलस कितना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बता रहा हूं आपसे। ये जनरली जो होता है ये 5.5 से लेकर के 8 के बीच में लिया जाता है। ये जो फाइनेंस मॉडुलस आया है, ये फाइनेंस मॉडुलस फॉर फाइन एग्रीगेट अगर आप देखें तो कितना होता है, फाइन एग्रीगेट के लिए कितना होता है, ये जनरली जो होता है 2 से लेकर के 3.5 के बीच में आता है फाइनेंस मॉडुलस। ऑब्वियस सी बात है, फाइन एग्रीगेट है, फाइनेंस मॉडुलस कम होगा, कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडुलस ज्यादा होगा, साइज बढ़ रहा है, फाइनेंस मॉडुलस बढ़ता जाएगा। अब इसमें भी अगर आप बात करेंगे ना, फाइन एग्रीगेट को अगर देखा जाए तो हम लोग यानी सैंड को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, और ये है आपका 3 कैटेगरी। कौन कौन सा, फाइनेंस मॉडुलस फॉर फाइन सैंड, मीडियम सैंड, अगर साइज के बेसिस पे देखेंगे आप तो अभी मैं आपको बताऊंगा आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड, पहले इसको समझ लीजिए। तो अगर आप फाइन एग्रीगेट को बांटेंगे तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। अब इसका कितना होता है इस चीज को लिखा जा सकता है। अब ये 2 से 3.5 के बीच में टोटल होता है, लेकिन अगर इनको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो ये 2.2 से 2.6 होता है, ये 2.6 से 2.9 होता है, और ये 2.9 से लेकर के 3.2 होता है। ये फाइनेंस मॉडुलस बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग सैंड के लिए, फाइन सैंड के लिए फाइनेंस मॉडुलस कितना होता है, मीडियम की सैंड के लिए कितना होता है, इस तरीके से पूछा गया है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। ये हो गया कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडुलस, ये हो गया फाइन एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडुलस। अगर कंबाइंड के लिए बात करा जाए, कंबाइंड मतलब क्या हुआ, कोर्स और फाइन जब दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं तो ऐसे एग्रीगेट को कंबाइंड एग्रीगेट बोलते हैं, और या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल इन एग्रीगेट बोलते हैं। तो ऑल इन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस जनरली कितना होगा, तो फाइन मॉडुलस फॉर कंबाइंड एग्रीगेट, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आप, कंबाइंड एग्रीगेट, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप ऑल इन एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट। तो इसका जनरली जो फाइनेंस मॉडुलस होता है वो कितना आता है, अगर मैं बात करूं तो इसका फाइनेंस मॉडुलस जो होता है वो आता है आपका 4 से लेकर के 6.5 के बीच में जनरली आता है। जनरली मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि अलग भी हो सकता है, एक जनरल वैल्यू बता रहा हूं आपको। तो ये आपका फाइनेंस मॉडुलस मैंने आपको बताया, फाइनेंस मॉडुलस इतना होता है। अब अगर बात को समझें हम लोग, अगर आप सैंड को देखेंगे ना
तो सैंड को अलग तरीके से भी कैटेगराइज किया गया है, और किसके थ्रू कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पे देखिए IS 383-1970 के अकॉर्डिंग जो है कैटेगराइज किया गया है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सैंड को हम लोग 4 तरीके से समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड, या फिर बोल लीजिए क्या, फाइन एग्रीगेट, 4 तरीके से समझा जा सकता है। वो साइज के बेसिस पे बताया था मैंने, और ये किसके बेसिस पे है, IS 383 के अकॉर्डिंग। 4 टाइप के सैंड होते हैं, या फाइन एग्रीगेट बोल लीजिए, फाइन एग्रीगेट। इस कोड के थ्रू आप देख सकते हैं, सीधे मैंने कोड का कॉपी ले लिया है ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। जिसमें जोन 1 होता है, जोन 2 होता है, जोन 3 होता है, जोन 4 होता है। 4 टाइप के सैंड होते हैं, फाइन एग्रीगेट होते हैं। ये चीज हम लोग कंक्रीट चैप्टर में भी देख चुके हैं। डिजाइन मिक्स में मैंने आपको बताया था कि सैंड 4 टाइप के होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अब ये कैसे क्लासिफाई हुए हैं? जोन 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जोन 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो सैंड होंगे ये अलग अलग सीप पे कुछ इस तरीके से पास करेंगे। जैसे सीप का डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया गया है 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन। तो अगर जोन 1 सैंड है तो 10 mm पे ले जाओगे जोन 1 सैंड को तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जोन 1 सैंड है अगर तो उसके नीचे जो सीब लगा होगा 4.75 mm, उस पे 90 से 100% उस पे से पास हो जाएगा, इस पे 60 to 95% पास हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यूज आपको दिखाए जा रहे हैं ये वैल्यूज कौन से हैं, ये परसेंटेज पासिंग फॉर हैं, यानी कितना परसेंट एग्रीगेट इस सीब से पास हो जा रहा है। ठीक है, अगर 2.36 mm में देखेंगे तो 60 to 95% पास होंगे, इसमें 75 से 100%, यहाँ पे यानी ज्यादा अमाउंट पास हो रहा है, यहाँ पे और ज्यादा अमाउंट पास हो रहा है, यहाँ पे और ज्यादा अमाउंट पास हो रहा है। इस तरीके से देखेंगे तो अलग अलग कैटेगराइज किया गया, इसीलिए इन्हें जोन बोला जा रहा है, जोन नाम से दिया गया है, क्योंकि अलग अलग सीप पे अलग अलग अमाउंट में ये पास होते हैं, इस वजह से जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 बोला गया है। अगर देखेंगे आप, क्या मुझे बात बता सकते हैं कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ये याद करने की जरूरत नहीं है कितना परसेंट पास हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने दिखा दिया टेबल के थ्रू ताकि आप बातों को समझ सकें कि कैसे कैटेगराइज किया गया। लेकिन एक चीज ये बता सकते हैं क्या कि इन चारों टाइप के सैंड में बताइए कौन सा फाइन ज्यादा है, यानी जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 में कौन सा एग्रीगेट जो है फाइनर है, बता सकते हैं? कौन सा ज्यादा फाइनर है? देखा जाए अगर तो यहां से जिस पे ज्यादा पास होंगे वो ज्यादा फाइनर होगा। अगर देखिए यहाँ पे 15% तक पास हो रहे हैं, इस सीब से 15% तक पास हो रहे हैं, बाकियों में 10-10 हो रहा है, यानी जितना आप आगे जाते जा रहे हैं उतना ही क्या रहे हैं, फाइनर हो रहे हैं। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, कलर, चलो ठीक है, तो कलर में सॉरी, अगर मैं बात करूं तो कोर्सर एग्रीगेट कौन से होंगे, कोर्सर होंगे, या फिर मैं बोलूं इन चारों में फाइनर कौन सा होगा, तो कोर्सर कौन सा होगा, जोन 1 होगा, और फाइनर सबसे ज्यादा फाइनर कौन सा होगा, जोन 4 होगा। ये बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? जोन 4 जो होगा सबसे ज्यादा फाइनर होगा। इस तरीके से हम एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं और यहां से रिलेट कर सकते हैं। तो हर एक तरीके से समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस टाइप के एग्रीगेट के साथ सीमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा लगेगा, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसके साथ जो है सीमेंट ज्यादा लगेगा, ऐसे करके पूछा गया था। तो आप बताइए किसके साथ सीमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? जिसका फाइनेंस ज्यादा होगा, फाइनेंस किसका ज्यादा है इस टाइम पे देखा जाए तो जोन 4 का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे डील कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात समझते हैं हम लोग। फाइनेंस का आइडिया लग गया आपको। अब बात ये समझते हैं हम लोग, फाइनेंस मॉडुलस अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा, फाइनेंस मॉडुलस से रिलेटेड अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है आपसे, जरा इस बात को समझिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे बोल देगा कि फाइनेंस मॉडुलस
फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट दे रखा है आपको 2.8। फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट दे रखा है आपको, ले लीजिए आप 7.4, कुछ भी ले लीजिए, अभी मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं। फाइननेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट भी दे रखा है, कंबाइंड एग्रीगेट का दे रखा है आपका, ले लीजिए 6.4। एक्चुअल डेटा नहीं है तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है, आंसर गलत सही कुछ भी आ सकता है, मतलब मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं। फाइन एग्रीगेट की वैल्यू, फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट अलग दे रखा है, कोर्स एग्रीगेट अलग दे रखा है, फाइननेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट अलग दे रखा है। अब ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें कितने परसेंट फाइन एग्रीगेट है, कितने परसेंट फाइन एग्रीगेट है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस बात को थोड़ा मतलब समझ लीजिए, फिर मैं आपको, ये क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, सब लोग कर लेंगे, तो थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए इसका। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने एक कोर्स एग्रीगेट लिया, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट लिया जिसका अमाउंट कुछ है, और एक फाइन एग्रीगेट लिया जिसका अमाउंट कुछ है, ये, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट लिया, फाइन एग्रीगेट लिया। अब इन दोनों एग्रीगेट को अगर मैं मिला दूं तो वो एग्रीगेट क्या कहलाएगा, कंबाइंड एग्रीगेट या ऑल इन एग्रीगेट। यानी अमाउंट अगर देखा जाए, अमाउंट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि ये x kg था, ये y kg था, और इसे बोलेंगे हम लोग ऑल इन एग्रीगेट या कंबाइंड एग्रीगेट बोलेंगे। बात समझ में, यही चीज यूज किया जा रहा है। अब इसका फाइननेस मॉडुलस दे रखा है, इसका फाइननेस मॉडुलस दे रखा है, इसका भी फाइननेस मॉडुलस दे रखा है। अब इसमें ये नहीं दे रखा है कि यानी x और y की वैल्यू नहीं दे रखी है, और आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, यानी कितना परसेंट है, एक्चुअल अमाउंट नहीं पूछ रहा है, कितना परसेंट है टोटल एग्रीगेट में। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट ही होंगे, तो फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज कितना है ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, तरीके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, सॉइल मैकेनिक्स में यूज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज करते हैं, एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, और आपको अभी याद भी आ जाएगा, मैं बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी दो मटेरियल मिलाए जा रहे हैं तो मिलाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे ये एक अलग मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, इसका फाइननेस मॉडुलस कुछ और है, इसका फाइननेस मॉडुलस कुछ और है, दोनों को मिलाने पे क्वांटिटी तो ये हो जाएगा, लेकिन फाइननेस मॉडुलस चेंज हो जाएगा, और वो एवरेज नहीं होता है। वो कैसे निकाला जाता है, तो फाइननेस मॉडुलस कंबाइंड का अगर निकालना है तो क्या होता है, क्या अप्लाई करते हैं आप, फाइननेस मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू अमाउंट प्लस प्रॉपर्टी ऑफ फाइन एग्रीगेट इनटू अमाउंट अपॉन में टोटल अमाउंट। ये हर जगह यूज करते हैं। तो यहां से देखें, अगर ये हर जगह यूज करेंगे, कोई जैसे मान लीजिए रिवर है, दो रिवर के अलग अलग बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये एक रिवर 1 है, एक रिवर 2 है, इसका बीओडी कुछ और है, इसका बीओडी कुछ और है, दोनों रिवर जाकर के बाद में मिल जाते हैं, एक नया रिवर बनता है, इसका बीओडी क्या होगा, निकाल सकते हैं, बीओडी ऑफ न्यू रिवर विल बी इक्वल टू बीओडी ऑफ रिवर 1 इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर 1 प्लस बीओडी ऑफ रिवर 2 इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर 2 अपॉन में टोटल डिस्चार्ज ऑफ रिवर 1 प्लस रिवर 2, दोनों को ऐड करने के बाद। कैसे भी सॉइल मैकेनिक्स में प्लास्टिसिटी इंडेक्स एक सॉइल का अलग होता है, दूसरे सॉइल का अलग होता है, दोनों को मिक्स करने के बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा, वो भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक मटेरियल है जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ और होता है, एक दूसरा मटेरियल, जैसे आप एल्युमिनियम ले लीजिए, ब्रास ले लीजिए, दोनों मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होता है। तो एक कंबाइंड अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन में A1 प्लस A2, वो भी याद होगा आपको। तो कई जगहों पे यूज कर सकते हैं आप, बहुत सारे जगहों पे। तो इससे कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिए आप। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये चीज भी समझे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो जाएंगी, फिर आपको चीजें आसान लगने लग जाएंगी, इसलिए ये सब चीजें बतानी पड़ती। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला तो बता देता, 1 मिनट का काम था, खत्म हो जाता कहानी।
लेकिन ये सब चीजें पढ़ोगे तो इंटरलिंक करना, आसानी से इंटरलिंक कर सकते हो, जिस वजह से एक लंबे समय तक ये सारी चीजें रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में। ठीक है, कैसे निकलेगा? अब देखिए यहाँ पे फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट दे रखा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट ये भी दे रखा है। फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड ये भी दे रखा है। एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब बात समझिए, इसमें से क्या निकालना? परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालना है। अगर देखा जाए तो कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट टोटल अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 100% नहीं हो जाएगा। अगर ऑल इन एग्रीगेट में बात करा जाए तो x%, y%, कोई बात नहीं शुभम लेट हो गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं शुभम। अब ये x% प्लस y% टोटल कितना हो गया? 100% हुआ। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, y निकालना है, परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट y ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 100 माइनस x नहीं हो जाएगा परसेंटेज में। तो ये अगर आप देखें तो या फिर x को क्या लिख सकते हैं आप? x को क्या लिख सकते हैं आप? x को क्या लिख सकते हैं आप? 100 माइनस वाई भी तो लिख सकते हैं। x की जगह पे अगर मैं 100 माइनस वाई लिख दूं, यहाँ y वैसे ही रहने दूं, यहाँ पे 100 माइनस वाई लिख दूं, तो सारे का सारा ये जो इक्वेशन है वो किस टर्म में आ जाएगा? y के टर्म में आ जाएगा। और y के टर्म में आ गया यानी परसेंटेज फाइन एग्रीगेट के टर्म में आ गया। बाकी सारी चीजें तो आपको पता है, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट पता कर लीजिए। ये बेसिक तरीका हो गया आपका पता करने का, ये बेसिक तरीका हो गया आपको पता करने का, है कि नहीं? लेकिन अब इस चीज को थोड़ा और आसान किया जाए, इस चीज को थोड़ा और आसान किया जाए। आसान करने के लिए आप क्या कर देंगे? आसान करने के लिए आप ऐसे समझिए, फाइंडनेस मॉडुलस, सॉरी इसको ऐसे समझे हम लोग, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट पूछ रहा है आपसे, तो इसे परसेंटेज वाई लिख रहा हूं मैं। अगर आपको परसेंटेज फाइन एग्रीगेट, चलिए फाइन एग्रीगेट ही लिख दे रहा हूँ, वाई वैसे लिख के काम चला सकते हैं आप। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए कैसे यूज करते हैं हम लोग। फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट अपॉन फाइंडनेस मॉडुलस अपॉन फाइंडनेस मॉडुलस कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इनटू 100। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? परसेंटेज फाइन एग्रीगेट, ध्यान से समझिएगा, दोनों फॉर्मूला भी समझा दे रहा हूं मैं, आपको पता करना है। तो फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट अपॉन थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको, फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड रहेगा नीचे कोर्स की बजाय, और फाइंडनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इनटू 100। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो पहला फॉर्मूला है परसेंटेज फाइन एग्रीगेट विथ रिस्पेक्ट टू बताता है आपको किसके? कंबाइंड एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में। यानी ये जो रेशियो दे रहा है वो किसका दे रहा है? परसेंटेज फाइन एग्रीगेट अपॉन कंबाइंड एग्रीगेट। ये जो बताता है आपको किसके रिस्पेक्ट में बताता है? कोर्स के रिस्पेक्ट में बताता है, कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में बताता है। आप सब बोलोगे ये क्या बता रहे हो सर, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट केवल पता करना था। यहाँ पे बात को समझिए थोड़ा सा, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट आपको पता करना था। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट है और ये फाइन एग्रीगेट है। तो कोर्स एग्रीगेट मान लीजिए कितना है? 2 kg है, और फाइन एग्रीगेट कितना है आपका? 1 kg है। तो दोनों को जब मिलाया आपने तो ये कितना बना? कंबाइंड एग्रीगेट कितना बना? 3 kg बना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कितना परसेंट फाइन एग्रीगेट है, तो आप क्या जवाब देंगे? कितना परसेंट फाइन एग्रीगेट है, तो आप क्या जवाब देंगे? 1/3 इंटू 100, जो कि कितना परसेंट निकल करके आया? 33.33%। ये जवाब देंगे आप। ये परसेंटेज फाइन एग्रीगेट बताया आपने किसके रिस्पेक्ट में बताया? आपने कंबाइंड के रिस्पेक्ट में बताया। इसी चीज को तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कितना परसेंट फाइन एग्रीगेट है? 1/2 इंटू 100 यानी 50%। लेकिन ये 50% अगर मैं बोलूंगा तो ये किसके रिस्पेक्ट में बोलूंगा? 2 के रिस्पेक्ट में। 2 के रिस्पेक्ट में मतलब कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में। यानी इस 1 kg को मैं परसेंटेज में दिखा सकता हूं 2 तरीके से। एक टोटल के रिस्पेक्ट में बोल दूंगा,
कि भाई 1 किलो है फाइन एग्रीगेट किसका, 1 किलो सॉरी किसका 33.33% है, टोटल का 33.33% जो है वो है फाइन एग्रीगेट। या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि ये 50% है, किसका 50% है, लेकिन टोटल का नहीं बोलूंगा, फिर किसका बोलूंगा मैं, कोर्स एग्रीगेट का 50% है। इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं, दोनों चीजें मैं दिखा सकता हूं। एकदम सही, एकदम सही सुबह। तो दोनों तरीके से दिखा सकता हूं। तो यहां पे उसी बात को मैंने दिखाने की कोशिश करी है। एक जो है परसेंटेज फाइन एग्रीगेट जो दिखाया है वो कंबाइंड के रिस्पेक्ट में दिखाया, और ये परसेंटेज फाइन एग्रीगेट किसके रिस्पेक्ट में दिखाया, कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में दिखाया। अब क्वेश्चन में जनरली जो होता है वो कभी कभी ये नहीं बोलता है कि कंबाइंड के रिस्पेक्ट में बताइए या कोर्स के रिस्पेक्ट में बताइए, कभी कभी नहीं बोलता है। तो एसएससी जेई में मैंने ये जो देखा है, जनरली इस फॉर्मूले को लगा करके, अगर नहीं पूछा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में बताइए, तो इस वाले को लगा करके जो आंसर निकालते हैं वो जनरली सही होता है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता आपको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस फॉर्मूले को लगाने पर एसएससी जेई के आंसर सही हो जाता है। अगर वो दे रखा है कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में या कंबाइंड के रिस्पेक्ट में, तब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अदरवाइज नहीं दे रखा है तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ज्यादातर सही होने के चांसेस हैं। बाकी ईएस वगैरह के क्वेश्चन जो होंगे उसमें इस फॉर्मूले को लगा करके आंसर दिया जाता है। अगर नहीं दे रखा है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है तब की मैं बात बता रहा हूं। तो बाकी आपके ऊपर डील करने के ऊपर है, मैंने सारी चीजें आपको खोल करके बता दी। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो आपके ऊपर होगा, और कैसे उसे डील करना वो आपके ऊपर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सीधे सीधे वैल्यू को रखिए आप, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट आपको पता चल जाएगा। समझ गए बात को। तो इस फॉर्मूले, अच्छा यहां से भी आप पता कर सकते थे, यहां से भी पता कर सकते थे। तो यहां से जो पता चलता, बताइए, यहां से परसेंटेज फाइन एग्रीगेट जो पता चलता आपको वो किसके रिस्पेक्ट में पता चलता, यहां पे इसको 100% माना है आपने, यानी कंबाइंड के रिस्पेक्ट में पता चलता। इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करते, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट y की वैल्यू निकालते, तो किसके रिस्पेक्ट में निकल करके आता, कंबाइंड के रिस्पेक्ट में निकल करके आता। यानी इसको सॉल्व करने पे आपको ये निकल करके आता, ये वाला, यहां से जो आएगा वहां से जो आएगा आंसर सेम आएगा, चेक करिएगा आप। अब एक कैलकुलेशन पार्ट आप चेक करिए घर पे। अगर आप ये वाला वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज फाइन एग्रीगेट किसके रिस्पेक्ट में, कोर्स के रिस्पेक्ट में, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, देखिए क्या चेंजेस होंगे। आपने कंबाइंड के रिस्पेक्ट में निकालना था तो x प्लस वाई को 100% माना, आपको कोर्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x को क्या मानेंगे आप, 100% मानेंगे। अगर 100% मानेंगे तो x की जगह 100 रख दीजिए, 100 प्लस वाई, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 रख दीजिए, और ये y वैसे ही रखने दीजिए। अब परसेंटेज फाइन एग्रीगेट निकालिए। अब ये जो फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में बताएगा आपको, कोर्स के रिस्पेक्ट में बताएगा। यानी इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो यहां से सेम निकल करके आएगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आई आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, कल खत्म कर देंगे एग्रीगेट। कल हम लोग टेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टेस्ट ऑफ एग्रीगेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो कल कवर करके हम लोग कल एग्रीगेट खत्म कर देंगे। परसों से हम लोग ब्रेक स्टार्ट कर देंगे, और ब्रेक भी कोशिश करा जाएगा कि इस वीक खत्म कर दिया जाए। एग्रीगेट का स्ट्रेस सिस्टम कब लीनियर वेरिएशन है और कंक्रीट पैराबोलिक है, तो सीमेंट का स्ट्रेस सिस्टम कब कौन से शेप का होता है। सीमेंट का स्ट्रेस सिस्टम कब कंक्रीट जैसा ही होगा आपका, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लास्ट में। तो एग्रीगेट का लीनियर है क्योंकि एग्रीगेट है तो उसमें डक्टिलिटी एकदम नहीं मिलेगी, कंक्रीट में थोड़ी बहुत मिल सकती है आपको, तो वो रीज़न होता है। चलिए ठीक है, और जेईई की तैयारी टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कल के क्लास में आना, कल के क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे एग्रीगेट पूरा। ठीक है, और कोई डाउट शुभम, चलें फिर। क्या नेम होगा
नेम होगा सीमेंट का? क्या नेम होगा सीमेंट का? कौन से सीमेंट का? चलो कल डिस्कस कर लेंगे। चलिए चलते हैं, तो कल आते हैं, कल एग्रीगेट को खत्म करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।